नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एविडेंस एक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 18 तक की हमारी जो बातें हैं कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम सेक्शन 19 से देखेंगे। इसके पहले हम सेक्शन 19 को देखें, एक बार हम सेक्शन 17 को रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन 17 में क्या बताया गया था? स्वीकृति की परिभाषा के बारे में यहाँ पर बताया गया था। और जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 में यहाँ पर क्या बताया गया था कि स्वीकृति किसके द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि स्वीकृति किसी कार्रवाई के पक्षकार द्वारा की जा सकती है, उसके अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है, कार्रवाई के पक्षकार द्वारा की जा सकती है, अभिकर्ता द्वारा की जा सकती है, और अभिकर्ता द्वारा तब की जा सकती है जब वह अभिकर्ता के तौर पर नियुक्त किया गया हो। तीसरी बात इसमें यह बताया गया है कि प्रतिनिधिक रूप में यदि कोई वाद करता है या वाद जिसके ऊपर लाया जा सकता है तो उन व्यक्तियों द्वारा भी यहाँ पर स्वीकृति की जा सकती है। अगली बात यहाँ पर यह बताता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर धन संबंधी, ठीक है, जो धन संबंधी हैसियत रखता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी जो है वाद लाया जा सकता है, ठीक है, और उनके विरुद्ध भी यहाँ पर वाद लाया जा सकता, मतलब यहाँ पर उनके द्वारा जो की गई स्वीकृतियां हैं वो भी यहाँ पर सुसंगत होंगी। तो हमने देखा है प्रतिनिधिक रूप में यदि कोई व्यक्ति है जिस पर वाद लाया जा सकता है या जो कोई वाद लाता है तो इनके द्वारा यदि ये व्यक्ति जो है स्वीकृति करते हैं तो वो सुसंगत होती है। और विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार है, यदि कोई किसी धन संबंधी विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार है या उस विषय वस्तु से हितबद्ध कोई पक्षकार है तो उसके द्वारा की गई स्वीकृति यहाँ पर सुसंगत होगी। और यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जो है हित व्युत्पन्न हुआ हो, जिसको अधिकार मिलना है ऐसी संपत्ति पर, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर स्वीकृति करता है, तो इन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति यहाँ पर क्या है, सुसंगत होंगी। अब सेक्शन 19 अन्य बातों को बताता है कि और किन व्यक्तियों द्वारा जो है की गई स्वीकृति सुसंगत होगी। तो इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि जैसा ये व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, ये व्यक्ति है, ए ने बी को हायर किया है कि आप क्या कीजिएगा, सी से क्या ले लेना, भाटक ले लेना, किराया ले लेना। सी मेरे यहाँ पर किराए पर रह रहा है और सी से आप क्या ले लेना, किराया ले लेना। ए ने बी से कहा है, बी को नियुक्त किया है। अब बी कहता है कि जो सी है, सी ने यहाँ पर किराया नहीं दिया है। बी कहता है कि सी ने मुझे किराया नहीं दिया है। बी ऐसा ए से कहता है, बी ऐसा ए से कहता है। अब ए और बी के बीच में यदि कोई वाद आता है, ठीक है, ए बी के बीच में यदि कोई वाद लाया जाता है तो यदि जो सी है, सी कहता है कि मुझे तो आपके पैसे जो हैं ए के पैसे देने हैं, तो यहाँ पर इसके द्वारा जो की गई स्वीकृति है वो यहाँ पर सुसंगत होगी। और ये क्या है, इसके विरुद्ध जिसके ऊपर दायित्व बनता है वो व्यक्ति ही ऐसी स्वीकृति करता है तो उसकी वो स्वीकृति यहाँ पर सुसंगत होती है। इसको पढ़ लेते हैं। उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। जी, अब जिसके विरुद्ध साबित की जानी है, सी क्या है, उसके विरुद्ध साबित की जानी थी ना, और वो यदि यहाँ पर क्या करता है, स्वीकृति करता है, तो वो स्वीकृति यहाँ पर सुसंगत होगी। वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है। अब स्वीकृति या दायित्व साबित करना आवश्यक है उन पक्षकार द्वारा किया गया है। किन पक्षकार द्वारा? जो व्यक्ति है, ठीक है। तो स्वीकृतियां हैं, अगर वो व्यक्ति जिनके विरुद्ध यहाँ पर साबित किया जाना है वही व्यक्ति स्वीकृति करते हैं तो इनके द्वारा यहाँ पर स्वीकृत कथन क्या होंगे, सुसंगत होंगे। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होंगे, और यदि वे जब उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हो, ऐसे दायित्व के अधीन है। मतलब जो सी है, सी ने उस टाइम यहाँ पर स्वीकृति की हो जब वह ऐसा उसे जो है भाटक देना था, उस टाइम उसने ऐसा जो है स्वीकृति की हो। इसमें जो एग्जाम्पल है वही बताया गया है। तो सेक्शन 9 में भी एक पक्षकार को बताया गया है जिस पक्षकार के विरुद्ध यहाँ पर जो पक्षकार है जिसके कहने से यहाँ पर जो है वाद में प्रभाव पड़ता है, कोई ऐसा पक्षकार है जिसके कोई कार्य करने से, जिसकी स्वीकृति करने से वाद पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति भी यहाँ पर सुसंगत होगी। उसका साक्ष्य यहाँ पर दिया जा सकता है। फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी से कहा कि तुम मेरे पैसे सी से ले लेना, सी से मेरे पैसे मिलने हैं और तुम क्या करना, ए ने बी से कहा कि मेरे पैसे जो हैं सी से हैं, मिलने हैं मुझे, ठीक है, तो मुझे जो सी से पैसे मिलने हैं वो तुम क्या है, बी से कहा कि तुम सी से ले लेना। अब जो बी है, बी ए से कहता है कि मुझे
सी ने 1 भी रुपया नहीं दिया है और सी कहता है कि मुझे पैसे नहीं देना, मतलब ये बीच के बीच वाद उठा रहा है, बी है जो, तो ए और बी के बीच में यहाँ पर यदि कोई वाद उत्पन्न होता है तो सी जो कहता है, सी यदि कहता है जिसके विरुद्ध यहाँ पर साबित किया जाना है कि इसने ऐसा कहा है, तो वही व्यक्ति यदि कोई स्वीकृति करता है तो उसके द्वारा की गई स्वीकृति यहाँ पर सुसंगत होगी। यदि सी कह देता है कि मुझे तो ए के पैसे देना है, बी ने यहाँ पर गलत कहा है, तो ए द्वारा की गई यहाँ पर स्वीकृति सुसंगत होगी। सेक्शन 19 हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 20 बताता है रेफरी का, इसे बोलते हैं रेफरी का कथन बोलते हैं। धारा 20 बताती है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। अब यहाँ पर किसके विरुद्ध यहाँ पर स्वीकृति है, स्वीकृतियों की यहाँ पर बात करती है, ठीक है, अभिव्यक्त रूप से होता है यहाँ पर। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए है, ए के पास घोड़े हैं, बी यहाँ पर घोड़े खरीदने आता है, ठीक है, बी कहता है कि आप मुझे जो है घोड़े दिखा दीजिए, मुझे घोड़े लेना है। ए कहता है कि तुम क्या है सी से पूछ लो, ठीक है। अब जो बी है वो सी के पास जाता है, कहता है कि ये जो घोड़ा है कोई ये वाला घोड़ा है, ये घोड़ा कैसा है, तो सी कहता है ये घोड़ा अच्छा है, और बी सी के कहने पर ऐसा घोड़ा खरीद लेता है। तो यहाँ पर जो सी है, सी द्वारा जो स्वीकृति की गई है यहाँ पर सुसंगत होगी, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से देखेंगे कि देखिए यह कि क्या का द्वारा खा को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। प्रश्न यह है कि जो का ने ए ने क्या है, ए ने जो बी को बेचा है घोड़ा, वो सही है या नहीं, प्रश्न ये उठता है। तो खा से का कहता है, जो बी है बी से ए कहता है कि जाकर सी से पूछ लो। बी से क्या कहा है कि सी से पूछ लो। खा से का कहता है, मतलब ए ने बी से कहा है कि तुम क्या है सी से पूछ लो, इस बारे में सब कुछ जानता है। ए ने कहा है कि तुम सी से पूछ लो। अब गा कथन स्वीकृति है। अब जो गा है मतलब सी जो स्वीकृत जो भी कुछ कहेगा वो यहाँ पर स्वीकृत होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कथन जिसे रेफर किया गया है, तो जिसको ऐसा काम निर्दिष्ट किया गया है कि आप ऐसा काम कीजिए, और उस व्यक्ति द्वारा यदि कोई कुछ कहा जाता है तो वो तथ्य यहाँ पर सुसंगत होते हैं। सेक्शन 20 यहाँ पर यही बताती है। इसी एग्जाम्पल को दूसरे वे में समझते हैं। जैसे ए है, ठीक है, बी जाता है ए के पास कि क्या कोई चीज़, ठीक है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी खरीद रहा है बी ए से, ठीक है, बी ए से गाड़ी खरीद रहा है, तो बी कहता है कि ये जो गाड़ी आप बेच रहे हैं ये सही है या नहीं, तो ए यहाँ पर कुछ नहीं कहता है, ए कहता है कि सी से पूछ लो। अब सी के पास बी जाता है कि ये गाड़ी सही है या नहीं। अब जो सी है वो जो भी कथन करेगा, सी कहता है कि हाँ ये गाड़ी सही है, तो सी द्वारा किया हुआ कथन यहाँ पर सुसंगत होगा। तो हमने देखा है जैसे रेफर्ड किया गया, जैसे रेफर किया गया है, कोई चीज़ यहाँ पर रेफर की गई है, तो उसके द्वारा यदि कोई तथ्य स्वीकार किए जाते हैं, कुछ कहा जाता है उस चीज़ के बारे में, तो उसके द्वारा कहा हुआ तथ्य यहाँ पर सुसंगत होता है। वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ, मतलब वाद का कोई पक्षकार था। इसके अगर हम वर्डिंग से देखें तो वर्डिंग से ही हमें आधा समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। पहली बात यह है कि वाद के पक्षकार, कोई जो है उसमें पहली बात वाद का पक्षकार होना चाहिए। दूसरी बात है अभिव्यक्त रूप से, उसने सीधे सीधे कहा, विवक्षित रूप में नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्त रूप में होना चाहिए। उसने सीधे सीधे बताया होना चाहिए कि आप जाकर ऐसा काम कर लो। निर्दिष्ट उसने कहा हो, ठीक है, कि व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ। अब उसने जिस व्यक्तियों को यहाँ पर निर्देश किया है, बताया है कि आप इन व्यक्तियों से जाकर ऐसी जानकारी ले लीजिए, तो उस व्यक्ति से जाकर यदि कोई व्यक्ति जानकारी लेता है, तो जिसने यहाँ पर जानकारी ली है और जिसने यहाँ पर जानकारी दी है, तो जो कोई यहाँ पर जानकारी देता है वो व्यक्ति यहाँ पर उसके द्वारा किया हुआ कथन यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए, अब यहाँ पर यदि एसेंशियल देखें तो वो ही है कि कथन होना चाहिए जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है। मतलब वाद के पक्षकार ने है, पहली बात विवादग्रस्त विषय, बाद में ये बात उठता है कि ये गाड़ी अच्छी है या नहीं, तो ये बात साबित की जा सकती है। जो बी है, हमने ए बी सी देखा था कि ए की गाड़ी को बी को खरीदना है, बी कहता है ये गाड़ी सही है या नहीं, तो यहाँ पर जो ए कहता है कि सी को उसने क्या कर दिया है, निर्दिष्ट कर दिया है कि आप सी से पूछ लीजिए, रेफर कर दिया है। सी से यहाँ पर जो कुछ पूछा जाता है, सी द्वारा किया हुआ कथन यहाँ पर सुसंगत होता है, उसको साक्षी के रूप में यहाँ पर
बताया जा सकता है, न्यायालय में ये पेश किया जा सकता है कि सी ने मुझसे कहा था कि ये गाड़ी अच्छी है, इस वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया है, और बल्कि हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि आप मुझे नई गाड़ी देंगे, और ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे नई गाड़ी नहीं दे रहे हैं, और ए ने मुझे क्या किया है, पुरानी गाड़ी दी है, जिसमें सी भी जिम्मेदार है। मतलब सी को यहाँ पर जिम्मेदार बनाया जा सकता है। तो विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अभिव्यक्त रूप से विवाद के पक्षकार यहाँ पर जो है, देखिए विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी है वो देनी होनी चाहिए, और दूसरी बात है अभिव्यक्त तौर पर वाद का पक्षकार यहाँ पर निर्देश करें, ठीक है, कि आप किसी व्यक्ति से ऐसी जानकारी ले लें, तो उसके द्वारा जो किया हुआ कथन है, जो भी कुछ कहता है, स्वीकृत किया गया है, वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत हो जाता है। अब सेक्शन जो हमारा है सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 कहता है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना है। स्वीकृति अब जो उन्हें करता है उनके विरुद्ध या उनकी ओर से या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। यहाँ पर स्वीकृति है, ठीक है, तो किसके विरुद्ध साबित की जा सकती है, उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध। जो कोई स्वीकृति करता है उनके विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से। अब इनके द्वारा किया गया है या उनकी ओर से, ठीक है, साबित किया जाना। स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्तियों की या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में किसी वह उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को स्वीकृति है उसे साबित करनी है या उसे के हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साबित की जानी है या उसके द्वारा या उसकी ओर से साबित किया जाना है, तो निम्न परिस्थिति में उसको साबित किया जाना चाहिए, अन्यथा न साबित नहीं किया जा सकता। पहली परिस्थिति बताती है कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया है तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती है। देखिए पहली बात तो ये है कि यदि कोई तथ्य है, ठीक है, तथ्य है, जैसे देखिए हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि ए जो है, ठीक है, ए जो है, एक मिनट, ए जो है, ए जो है वो ड्राइवर है शिप का, और वो डायरी में डेली नोट करता है, वो जिस भी रोड से जाता है, मतलब शिप जो वो जहाज चलाता है पानी में, तो वो जिस भी रास्ते से जाता है वो सारा डायरी में नोट करता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ। एक दिन क्या किया है, उसने ऐसे नोट ही कर रहा था, उसने नोट कर रहा था डायरी में, ठीक है। अब ऐसा नोट कर रहा था, यदि वो मर जाता है तो उसका जो है ये जो डायरी है, डायरी में लिखा हुआ कथन कि मैं इस रोड से जा रहा था, ये सुसंगत होगा। अगर वो नहीं मरा है तो उसे सेक्शन 21 में साबित किया जा सकता है। मतलब यदि वो नहीं मरा है तो सेक्शन 21 में उसके फेवर में भी यहाँ पर साबित किया जा सकता है। कोई स्वीकृति उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से, कोई व्यक्ति जो, देखिए सामान्य नियम ये है कि कोई व्यक्ति जो है अपने फेवर में यदि कोई स्वीकृति देता है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होती है, परंतु कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर 21 में बताए गए हैं कि यदि ये एक्सेप्शन होते हैं तो उन तथ्य को भी यहाँ पर स्वीकार किया जा सकता है जो अपनी फेवर में की जाती है, ठीक है। कोई स्वीकृति उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, कोई करने वाला व्यक्ति है, स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कोई व्यक्ति तब साबित कर सकता है, ठीक है, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती। यदि वह धारा 32 में सुसंगत होती, यदि वह मर जाता, तो यदि कोई स्वीकृति ऐसी है जो 32 में सुसंगत होनी है और यदि वह नहीं मरा है तो अब क्या है, तो धारा 21 में सुसंगत होगी। कोई स्वीकृति उसे ऐसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह व्यक्ति मन की या शरीर की सुसंगत या विवादक किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया जब उसकी मन की शरीर की दशा विद्यमान थी और ऐसी आचरण की है जो उसकी असत्यता को अनाधिसंभावित कर देता है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, देखिए इसमें जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है, जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि ए जो है, ए ने क्या किया है, अपनी जो है संपत्ति क्या कर दी है, बी को दान दे दी है। अब बी को दान दे दी है, फिर उसे कुछ दिन बाद याद आता है, वो बी के पास जाता है कि मैंने जो आपको संपत्ति दे दी वो मैंने स्वैच्छिक आपको दान नहीं दी थी, मेरा जो मन की दशा है वो ऐसी हो गई थी कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं सारी अपनी चीज़ें किसी ना किसी को दान कर रहा था, पर मैंने आपको स्वैच्छिक और सही तरीके से आपको दान नहीं किया है। अब इस चीज़ को यदि
साबित करना है तो साबित कैसे किया जा सकता है। तो ए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, ए यहाँ पर क्या करता है, अपने दोस्त सी को फ़ोन लगाता है कि क्या बताऊँ यार, मेरी तबीयत आजकल सही नहीं रह रही है और मैं बहुत अलग अलग चीज़ें करने लगा हूँ। तो ये क्या है, मन की दशा है। तो उसने कहा कि आप क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आप डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, ए को कहा, सी ने सी को फ़ोन लगाया ए ने कि मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं रह रही है। तो सी कहता है ए से कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और अपनी जो है चेकअप कराओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने भी यहाँ पर क्या किया है, कथन किया है कि आपकी तबीयत जो है सही नहीं है, आप गोलियां लीजिए। टैबलेट्स दी उसने कुछ कि आप इनसे दवाई दी कि आप इनसे सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो डॉक्टर द्वारा किया हुआ कथन है तो यहाँ पर स्वीकृत कहा जाएगा, स्वीकृत माना जाएगा, जो उसकी मन की दशा को बता रहा है या फिर उसके दोस्त द्वारा, जो उसने दोस्त को बताया था। तो दोस्त यदि कहता है कि हाँ भाई, इसने मुझे भी बताया था कि इसकी तबीयत सही नहीं है, इस तथ्य को भी यहाँ पर साबित किया जा सकता है और जो है माना जा सकता है कि उसने जो है संपत्ति जानबूझकर नहीं दी थी, वो उसकी मन की दशा को बता रही है कि उसकी मन की दशा स्थिर नहीं थी, इसलिए उसने ऐसी नहीं दी थी। तो यदि कोई चीज़ मन की दशा को स्पष्ट करता है तो ऐसे तथ्य को भी यहाँ पर साबित किया जा सकता है। तीसरी बात बताता है, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत है। कोई स्वीकृति ऐसे साबित की जा सकेगी, कौन सी स्वीकृति को साबित किया जा सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जो धारा 32 में, ठीक है, साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा हो। मतलब धारा 6 से 25 तक, 55 तक जितनी भी अन्य स्वीकृति के रूप में ना की गई हो, ठीक है, और अन्य तरीके से यदि वह स्वीकृत किया गया हो तो उसे भी यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा। फिर से देखते हैं, सेक्शन 21 में बताया गया है कि देखिए, जनरल बताया गया है, स्वीकृति को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो स्वीकृति करता है तो स्वीकृति उनके द्वारा की जाती है, मतलब वो व्यक्ति करता है, या उसके विरुद्ध साबित की जानी है। ठीक है, स्वीकृति को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, जो कोई करता है उसके विरुद्ध साबित किया जाना है, और उनके द्वारा या उनकी ओर से, इनने स्वीकृति की थी इसको साबित किया जाना है। ठीक है, या उसकी ओर से किसी ने साबित की थी, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर साबित किया जाना है। तो निम्न जो नीचे चीज़ें बताई गई हैं, तो स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, उनके द्वारा या उनकी ओर से निम्न दशाओं में ही साबित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। पहली चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यदि कोई स्वीकृति की जाती है और वो स्वीकृति ऐसी है जो धारा 32 में कहीं यदि वह मर जाता व्यक्ति तो सुसंगत होती, यदि वह मर जाता तो धारा 32 में सुसंगत होती, और यदि वह नहीं मरा है तो धारा 21 में सुसंगत होगी, तो वो स्वीकृति यहाँ पर की जा सकती है। दूसरी बात बताता है, यदि कोई स्वीकृति ऐसी की जाती है जो उसकी मन की दशा को बताता है या उसके शरीर की संवेदना को, अस्तित्व को दर्शित करता है, तो ऐसी स्वीकृति यहाँ पर की जा सकती है, और ऐसी स्वीकृति यहाँ पर क्या है, सुसंगत होगी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर बताता है, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति की ओर से। अब कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत की गई है। स्वीकृति को यहाँ पर तीसरे में भी साबित किया जा सकेगा, भले ही वह स्वीकृत तौर पर ना किया गया हो, अन्यथा उसने किया हो, तो वो भी यहाँ पर स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे कोई हमने सेक्शन 6 में देखा, सेक्शन 7 में देखा, सेक्शन 6 में देखा, 8 में देखा कि आचरण के तौर पर कोई आचरण करता है तो वो ऐसी स्वीकृति यहाँ पर सुसंगत होगी। तो भले ही वो स्वीकृत तौर पर सुसंगत ना हो, अन्य तौर पर भी यहाँ पर स्वीकृत होता है तो वो यहाँ पर सुसंगत होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके क्या देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन में सोच रही थी देख लूँ, तो देखिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सी वाला हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। का अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है। ठीक है, का के ऊपर आरोप है कि उसने क्या है, कलकत्ता में क्या किया है, अपराध किया है। वह अपने द्वारा लिखित और उस दिन लाहौर में दिनांकित उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। पत्र की तारीख का कथन ग्राह्य है, क्योंकि यदि का की मृत्यु हो गई होती तो वह धारा 32 खंड 2 के अधीन ग्राह्य होता। इसमें सीधी बात ये है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यदि देखिए, यदि एक व्यक्ति है, ठीक है, अब वो क्या करता है, ए है, बी है। ए क्या है, ए कहता है कि मैं इस दिन कलकत्ते में था। ठीक है, बी है, बी कहता है कि
आपने जो है मेरे मित्र सी की मृत्यु की है। ए ऐसी कोई डॉक्यूमेंट बता देता है, कुछ ऐसा साबित कर देता है जिस वजह से ये साबित हो जाता है कि ये जो है ए वो कहाँ पर था, कलकत्ते में था, मतलब कोई दूसरी जगह था जहाँ पर इसके पास पहुँचना बहुत असंभव था। तो ऐसे तथ्य को यहाँ पर साबित किया जा सकता है। और बाकी को आप देखिएगा, यदि लगता है तो बताऊंगी मैं। अब सेक्शन हम 22 देख रहे हैं। सेक्शन 22 बताता है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ यही बात बताई गई है, दस्तावेज है उसमें यदि कुछ लिखा है, जनरली अगर हम सेक्शन 22 को देखें तो दस्तावेज में जो कुछ लिखा होता है उसके बारे में यहाँ पर स्वीकृति करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, मौखिक स्वीकृति नहीं की जा सकती, परंतु उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 22। सेक्शन 22 कुछ ऐसी परिस्थिति को बताता है कि यदि इन परिस्थितियों में यदि कोई दस्तावेज में कुछ लिखा है तो उसको भी साबित किया जा सकता है। ठीक है, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होंगी यदि और जब तक कि उन्हें करने वाले व्यक्ति की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह अटेस्टमेंट पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत ना हो। इसमें हम सीधी बात ये देखें तो ये बताया गया है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। तो यहाँ पर दो बातों को बताया गया है। सुसंगत होती हैं कब, यदि वह इसलिए है कि कोई व्यक्ति है जो ये बता देता है कि जो दस्तावेज है उसका वो द्वितीयक साक्ष्य दिया जाना चाहिए। सेक्शन 65 में है जो जी तक बताए गए हैं उनमें से कोई एक में आता है तो यहाँ पर दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति की जा सकती है। और दूसरी बात यहाँ पर ये बता देता है कि ये जो दस्तावेज है, कोई व्यक्ति कहता है ये जो दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए हैं ये दस्तावेज ही नकली हैं, मतलब असली होने के बारे में यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में दस्तावेज में जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में यहाँ पर स्वीकृति की जा सकती है। फिर से देखते हैं, इसमें यह बताया गया है कि कोई दस्तावेज है, ठीक है, उसमें उस दस्तावेज में लिखा क्या हुआ है, उस दस्तावेज में अंतर्वस्तु क्या है, उसमें लिखा क्या है, इसके बारे में जो है स्वीकृति नहीं की जा सकती है। तो उसका सेक्शन 22 अब बात है जो ये बताता है कि दो परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसमें दस्तावेज में लिखी हुई चीज़ को भी मौखिक स्वीकृति द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है और वो सुसंगत होंगी। यदि वो 65 में आता है, एविडेंस एक्ट सेक्शन 65 में जी तक आता है क्लॉज में, ठीक है, तो उनका जो है मौखिक स्वीकृति की जा सकती है। और दूसरी बात यहाँ पर यह बताता है यदि जो दस्तावेज हैं उसके यही बारे में प्रश्न उठता है कि जो दस्तावेज है वो असली नहीं है तो उसके बारे में क्या है, अंतर्वस्तु के बारे में यहाँ पर जो है स्वीकृति की जा सकती है और वो यहाँ पर सुसंगत होगी। सेक्शन 22 बताता है, 22A बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब तक सुसंगत नहीं है जब तक पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत ना हो। सेक्शन 22 हमारे में पहले से नहीं था, ये हमारा 2000 में जोड़ा गया था अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 22A बताता है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसके बारे में मौखिक स्वीकृतियां जो है वो सुसंगत नहीं है। पहली बात तो इसमें ये बता दिया गया है। अब पर इसमें दो बातें ये बताई गई हैं कि इसमें ये बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में, देखिए मौखिक स्वीकृतियां जनरली तो हैं कि उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता, उनके बारे में मौखिक जो है दस्तावेज मौखिक जो है स्वीकृत नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में। परंतु यदि यही क्वेश्चन उठता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है ये नकली है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में जो मौखिक स्वीकृति है वो की जा सकती है और सुसंगत होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, तो जब तक पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत ना हो। मतलब यदि प्रश्नगत नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है वह असली है या नकली, तो उसका जो है मौखिक स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यदि ये प्रश्न उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है सही है या नहीं है, असली है या नकली है, जब ये प्रश्न उठता है तभी उसका मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। मतलब मौखिक स्वीकृति की जा सकती है और सुसंगत होगी, और यदि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है तो उसके बारे में मौखिक स्वीकृति नहीं की जा सकती और ना ही वो स्वीकार होगा। अब हम सेक्शन 23 देखेंगे। सेक्शन 23 बताता है सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। सिविल मामले में जो स्वीकृति हैं वो कब सुसंगत होती हैं इसके बारे में बताया गया है। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, ठीक है। अब इसमें पहले तो ये बताया गया है सिविल मामले में कोई स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये ऐसी
परिस्थितियों के अधीन दी गई हो, जिससे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस पर परस्पर सहमत हो गए हैं कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो बातें बताएंगे हैं। यदि न्यायालय को ये लगता है कि ये जो दोनों पक्षकार हैं वो चाहते हैं कि इसका जो है साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो भी सिविल मामले में स्वीकृतियाँ सुसंगत हैं, ठीक है, सुसंगत नहीं होती। और दूसरी बात यदि ये है कि अभिव्यक्त शर्त पर है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए यदि परिस्थितियों के अधीन हो गई है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उस साक्ष्य का नहीं दिया जाना चाहिए। यदि उन लोगों में सिविल मामले में पहले ये हो गया था कि इस जो है तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तो वो स्वीकृति सुसंगत नहीं होगी। और दूसरी बात ये उठती है कि ये जो सिविल मामले में जो है दोनों पक्षकार क्या हैं सहमत हो गए हैं कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो भी ऐसे जो है उसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता और वो सुसंगत नहीं होगी। फिर से देखते हैं सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। तो सिविल मामलों में कि कोई स्वीकृति सुसंगत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि सिविल मामलों में कोई स्वीकृति सुसंगत नहीं है, तो कब सुसंगत नहीं है? यदि वह इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो सिविल मामलों में स्वीकृति सुसंगत नहीं है। और यदि इस पर किया गया हो कि दोनों पक्षकार परस्पर सहमत हो गए हैं कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो भी वह सिविल मामले में स्वीकृति सुसंगत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा सेक्शन 23 बताता है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम ये देखें कि कब सुसंगत होती हैं, तो पक्षकारों के बीच में ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो फिर वो स्वीकृति सुसंगत होगी। और दूसरी बात ये उठती है कि दोनों पक्षकार यहाँ पर सहमत ना हो कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो भी वो यहाँ पर सुसंगत होगी। परंतु अगर उसमें ये बात आ जाती है कि दो पक्षकारों के बीच में पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, और दूसरी बात ये उठती है कि दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं कि इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऐसे तथ्य यहाँ पर स्वीकृत सुसंगत नहीं होंगी, ठीक है। सेक्शन 23 हो गया। सेक्शन 23 का स्पष्टीकरण बताते हैं। इस धारा की कोई बात बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील को किसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। मतलब इसमें स्पष्टीकरण ये बताया गया है कि यदि कोई 126 में यदि अटर्नी, वकील वगैरह को यहाँ पर कंपेल किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है कि किसी चीज़ का वो क्या है साक्ष्य दें, तो उन्हें यहाँ पर साक्ष्य देना ही पड़ेगा। उन्हें क्या है सेक्शन 23 का यहाँ पर बचाव नहीं मिलेगा। तो हमारा सेक्शन 23 बताता है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात बताई गई है कि सिविल मामलों में स्वीकृति हैं सुसंगत नहीं होती यदि वह इस शर्त पर की जाती हैं कि इसका साक्ष्य, इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात ये उठती है कि दोनों पक्षकार यहाँ पर सहमत हो जाते हैं कि इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्वीकृति यहाँ पर सुसंगत नहीं होगी। परंतु यदि कोई 126 के अधीन, जो स्पष्टीकरण है वो ये बताता है कि यदि 126 के अधीन किसी को विवश किया जा सकता है किसी तथ्य का साक्ष्य देने के लिए, तो उसे 23 का बचाव नहीं मिलेगा। मतलब उसे यहाँ पर भी कंपेल किया जा सकता है और उसे वो चीज़ का यहाँ पर क्या है तथ्य है वो साबित करना होगा, बताना होगा। सेक्शन 24 बताता है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई स्वीकृति दंडिक कार्रवाइयों में कब विसंगत होती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाइयों में कब विसंगत होती है। दंडिक कार्रवाइयों में विसंगत होती है। अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाइयों में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आरोपी है, पहली बात तो हमें ये होना चाहिए संस्वीकृति क्या है दंडिक कार्रवाई में होना चाहिए। अब क्या है अभियुक्त व्यक्ति पर होना चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति पर क्या है संस्वीकृति करता है, ठीक है। विसंगत होंगी कब होंगी? यदि उसके बारे में न्यायालय को लगता है, प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप के बारे में ऐसी उत्प्रेरणा दी गई है, धमकी दी गई है या वचन दिया गया है, तो ऐसी जो स्वीकृति है वो सुसंगत नहीं होगी, विसंगत हो जाएगी। जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए कि उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने के से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फ़ायदा उठाएगा या ऐहिक रूप की बुराई का परिवर्तन कर लेगा। इसमें सीधी सी बात ये बताई गई है, यदि कोई अभियुक्त है, कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, ए के ऊपर दोष है,
कि उसने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है। ठीक है, अब जो ए है, ए के ऊपर आरोप लगा है कि वो उसके ऊपर जो है बी नाम के व्यक्ति का मर्डर का आरोप लगा है। तो ए को क्या कहता है कि कोई व्यक्ति आता है, वो क्या कहता है, उत्प्रेरणा देता है, मतलब किसी प्रकार से परेशान करता है या फिर धमकी देता है। ए से कहता है कि यदि तुमने इस दंड को स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को मार डालूंगा, उठवा लूंगा, किडनैप कर लूंगा, मतलब ऐसी कोई धमकी देता है या फिर वचन देता है। ए से क्या कहता है कि अगर तुम ऐसे जो है आरोप को स्वीकार कर लेते हो, ठीक है, कि मैंने ही ये आरोप किया है, तो फिर यहाँ पर क्या है कि मैं तुम्हारे परिवारजनों को क्या दूंगा, प्रॉपर्टी दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, उनके जीवन निर्वाह के लिए पैसा दे दूंगा। तो ऐसी कोई चीज़ यदि यहाँ पर प्राधिकारवान व्यक्ति कौन हो सकता है, प्राधिकारवान व्यक्ति जैसे हम जज को सोच लें, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मजिस्ट्रेट यदि कहता है कि यदि तुम इस जुर्म को स्वीकार कर लेते हो तो इस जुर्म को स्वीकार करने से मैं क्या है तुम्हें कम पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, या फिर वो ये देता है, वचन देता है, वो कहता है कि यदि तुम इस जुर्म को स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हारे परिवारजनों को पैसे दूंगा। यदि वह कहता है कि यदि तुमने ऐसे जुर्म को स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कोई बात कहता है। तो यदि कोई ऐसे व्यक्ति को आरोप में क्या है, आरोप में उसे स्वयं स्वीकृत करने के लिए कि मैंने ऐसा आरोप किया है, ऐसा कोई प्राधिकारवान व्यक्ति कहता है, उत्प्रेरणा देता है, धमकी देता है या वचन देता है। ठीक है, जोर जबरदस्ती से उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा संस्वीकृति कराई जाती है दंडिक मामलों में, तो वो यहाँ पर विसंगत होती है, मतलब वो यहाँ पर सुसंगत नहीं होगी, उसे न्यायालय में क्या है स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर से देखते हैं सेक्शन 24 में हमें इतनी बात याद रखनी है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। तो यदि कोई प्राधिकारवान वाला व्यक्ति है, प्राधिकारवान व्यक्ति है, ठीक है, प्राधिकारवान व्यक्ति यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट है कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है तो उसका शिक्षक हो सकता है। ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका कोई संरक्षक है वो भी हो सकता है। कोई गुरु और चेले का यहाँ पर संबंध है। ठीक है, पत्नी और पति का भी हो सकता है, मतलब कोई बेटे और बाप का भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है और जिसके कहने पर क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति प्राधिकारवान होता है जिसके कहने पर यहाँ पर फर्क पड़ता है, उसको जो व्यक्ति के ऊपर आरोप है उसे ऐसा करना ही पड़ता है, तो वो यहाँ पर प्राधिकारवान वाले व्यक्ति होता है। सीधी सी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति है वो किसी को कहता है, उत्प्रेरणा देता है, धमकी देता है या वचन देता है। उत्प्रेरणा देता है मतलब परेशान करते हैं, किसी तरीके से मारपीट कुछ भी करता है। धमकी तो आप जानते ही हैं, किसी को धमका देना कि अगर तुमने ऐसी संस्वीकृति नहीं की तो ऐसा हो जाएगा। वचन देता है कि यदि तुमने ऐसा कुछ काम कर दिया तो मैं तुम्हें प्रॉफिट दिलाऊंगा, तो जिस वजह से जो व्यक्ति है उसे ये भरोसा हो जाता है कि उसे कोई ऐहक रूप का फायदा होगा। ठीक है, ऐहक रूप का फायदा होगा या उसे किसी बुराई से छुटकारा मिल जाएगा, उसे ऐसा भरोसा हो जाता है कि उसे बुराई का परिवर्जन हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर संस्वीकृति कर लेता है, तो वो संस्वीकृति यहाँ पर सुसंगत नहीं होगी, वो यहाँ पर विसंगत होती है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसे फिर से एग्जाम्पल देखते हैं हम, ए नाम का व्यक्ति है, बी से कहता है कि मेरे भाई ने यहाँ पर मर्डर किया है, अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा कि मैं तुम्हारे परिवारजनों को भरण पोषण देता रहूँगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो बी यहाँ पर यदि कोई संस्वीकृति करता है तो यहाँ पर क्या किया है, ए ने कहा था कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं क्या है तुम्हारे परिवार को भरण पोषण दूंगा, तो ये क्या है, ए ने वचन दे दिया। ए ने कहा बी से यदि तुमने ऐसे स्वीकार नहीं किया कि ये जो आरोप तुम पे लगा है कि मेरे भाई ने किसी को मारा है, जैसे सी को मारा है मेरे भाई ने, डी ए का भाई है, डी ने सी को मारा है, अगर तुमने ये स्वीकार नहीं किया, बी से कहता है, तो फिर क्या करूंगा, मैं तुम्हारे परिवारजनों को उठवा लूंगा, पिटवा दूंगा, कटवा डालूंगा, मारवा डालूंगा, ऐसे कोई धमकी देता है या उत्प्रेरणा देता है, बी को मारता पीटता है कि अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम्हें देख लूंगा, तो तरीके से परेशान करता है। तो जो कोई व्यक्ति यहाँ पर परेशान करता है, जिस व्यक्ति को परेशान करता है, वो यदि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा ऐसी जो है संस्वीकृति करता है, मतलब दंड को एक्सेप्ट करता है कि हाँ भैया मैंने कोई जुर्म किया है, जुर्म इकबाल करता है, ठीक है, जुर्म को एक्सेप्ट करता है, तो वो यहाँ पर संस्वीकृति विसंगत हो जाती है। सेक्शन 25 कहता है पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। यदि कोई आरोपी है जिसके ऊपर आरोप है, जैसे ए है, ए के ऊपर आरोप है कि ए ने क्या किया है, चोरी की है,
ठीक है, ए के ऊपर आरोप है, ए ने चोरी की है। अब ए को क्या करते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत मारते हैं ए को, पीटते रहते हैं कि बता बता तूने ही मर्डर किया है, तूने ऐसा किया है, स्वीकार कर स्वीकार कर। तो वो क्या है, वो जो हीरो लोग रहते हैं वो पिटते रहते हैं और वो स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ मैंने मर्डर किया है। तो भाई पुलिस वालों के सामने यदि आप स्वीकार भी कर लेते हैं कि हाँ भैया मैंने मर्डर किया है, मैंने ऐसा कुछ किया है, चाहे जितना बड़ा जुर्म हो, ठीक है, तो वो पुलिस वालों के सामने यदि आप स्वीकार भी कर लेते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये हमारा सेक्शन 25 बताता है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति है जिसके बारे में, जैसे जुर्म एक बाल है, जैसे कोई जुर्म है जिसके बारे में आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ऐसा जुर्म किया है, ऐसा कोई क्राइम किया है, तो उसके बारे में यदि आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ही ऐसा किया है और वो किसके सामने, पुलिस के सामने करते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। पर यदि आप मजिस्ट्रेट के सामने यदि करते हैं, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पर यदि पुलिस है और पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा इकबाल किया है आपने कि हाँ मैंने ऐसा जुर्म किया है, तो उसका यहाँ पर साक्ष्यिक महत्व होता है। तो सेक्शन 25 बताता है यदि आप पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कहते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये अपराध किया है, तो कोई भी अपराध हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी अपराध हो, यदि आप कहते हैं कि मैंने ऐसा अपराध किया है, तो पुलिस ऑफिसर के सामने की गई संस्वीकृति यहाँ पर क्या है, मान्य नहीं होती है, साबित ना की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 26 बताता है पुलिस की अभिरक्षा में होती है अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। 25 में क्या था कि पुलिस की अभिरक्षा में नहीं था व्यक्ति, पुलिस की अभिरक्षा में मतलब पुलिस कस्टडी में नहीं था, वो ऐसे ही बाहर था और पुलिस से उसने कह दिया कि मैंने ऐसी भैया चोरी की है, वो दरवाजे में था, घूम रहा था, कुछ भी ऐसे। परंतु यहाँ पर 26 बताता है कि जो अभियुक्त है वो क्या है, पुलिस की हिरासत में है, कस्टडी में है। ठीक है, पुलिस की अभिरक्षा में होती हुई अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। अब सेक्शन 26 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर की क्या है, कस्टडी में है, वो थाने में है, ठीक है, जेल में है, तो वो क्या है, पुलिस के अंडर में है, तो अब यदि यहाँ पर उसने संस्वीकृति की है तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। पहली बात यहाँ पर ये बता दी गई है कि यदि पुलिस की कस्टडी में यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने ऐसा कोई जुर्म किया है, तो उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। अब इसमें ये बताया गया है, दूसरी बात ये हमें याद रखनी है कि यदि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति, मतलब मजिस्ट्रेट को यहाँ पर सामने से उपस्थित होना चाहिए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए, सामने तौर पर होना चाहिए। साक्षात उपस्थिति इसमें लिखा हुआ है ना कि यदि मजिस्ट्रेट की ऐसी उपस्थिति होती है तो फिर यहाँ पर आपके विरुद्ध साबित की जा सकती है। स्पष्टीकरण बताता है इस धारा में मजिस्ट्रेट के अंतर्गत फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी में या अन्यत्र मजिस्ट्रेट के कृत्य निर्वहन करने वाली ग्रामीण नहीं आती जब तक कि वह, ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पर 26 में देखिए, हमने 25 में देखा है कोई पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। यदि पुलिस ऑफिसर के सामने यदि आप जुर्माने इकबाल करते हैं, मतलब जुर्म को एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ऐसा कोई क्राइम किया है, तो ऐसी जो है संस्वीकृति यहाँ पर साबित नहीं की जा सकती। 26 बताता है कि यदि आप पुलिस की अभिरक्षा में हैं, ठीक है, और तब आपने पुलिस से ऐसे कहा है कि मैंने कोई जुर्म किया है, तो वो आपके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती, परंतु यहाँ पर तो आपके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती, परंतु वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है तो यहाँ पर साबित की जा सकती है, परंतु वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो तो। अब हमारा सेक्शन 26 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 27 कहता है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। अब अभियुक्त से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें से कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो परंतु जब किसी यहाँ पर हमने क्या किया है कि पुलिस के सामने क्या है कि संस्वीकृति जो है वो की जाती है, तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। परंतु ये बात बताई गई, इसी के आगे बात करता है कि परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद् द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टता संबंधित है, साबित की जा सके। देखिए 26 बताता है कि पुलिस से यदि कोई आप कुछ कहते हैं तो उस संस्वीकृति को यहाँ पर साबित नहीं किया जा सकता है, परंतु जो ए व्यक्ति है, ए यदि यही करता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए है वो क्या कहता है, पुलिस से कहता है, ये जो पुलिस है इन पुलिस से कहता है कि ये जो बी है, बी का मर्डर मैंने किया है, तो पुलिस के सामने की गई ये संस्वीकृति है, इसका जो है महत्व नहीं है। अब यहाँ पर यदि 26 में ही देखें
तो यदि पुलिस के साथ साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी था, मजिस्ट्रेट के सामने यदि ए ने कहा है कि मैंने जो है बी का मर्डर किया है, तो आपके विरुद्ध यहाँ पर साबित किया जा सकेगा। यदि सिर्फ पुलिस था तो उसके विरुद्ध पुलिस था और तब आपने कहा था कि मैंने किसी का मर्डर किया है, तो यहाँ पर आपके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होना था। यदि मजिस्ट्रेट था और उसके साक्षात उपस्थिति थी और तब आपने कहा था कि मैंने ऐसा जुर्म किया है, तो उसका महत्व होता है, उसे आपके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। अब 27 बताता है कि यदि आप जो अभी स्वीकृति करते हैं उसे तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, पुलिस के सामने यदि आप जो संस्वीकृति करते हैं कि मैंने कोई अपराध किया है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु यदि आप पुलिस को ये बताते हैं कि मैंने जो बी का मर्डर किया है उससे यदि रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, आपने कहा है कि मैंने जो बी का मर्डर किया है, फिर जो जिस चाकू से किया है, जो कपड़े हैं वो कहाँ रखे हैं, मैंने सी के घर में रखे हैं। और सी के घर में जाने से यहाँ पर क्या होता है, ए जो है, ए कहता है कि मैंने जो बी का मर्डर किया है, तो ये जो पुलिस वाले हैं इनसे कहता है मैंने जो बी का मर्डर किया है, तो ये जो इससे संबंधित जो भी चाकू है जिससे भी मर्डर किया है वो कहाँ है, सी के घर में है। ए ने ऐसा कह दिया पुलिस वालों से। अब पुलिस क्या करता है, सी के घर में जाता है और वो यहाँ पर क्या है, जो भी अन्य चीज़ मिलती है, मतलब सी के घर में उसे मिल जाता है, कोई चाकू मिलती है, कोई कपड़े मिलते हैं, जो भी अन्य चीज़ मिलती है जो ये साबित करती है कि जो ए कह रहा है वो सही है, तो उस तथ्य को जो जो चीज़ मिलती है उसे यहाँ पर साबित किया जा सकता है। ठीक है, हमारा 26 कहता है कि यदि पुलिस के सामने आप अभी स्वीकृति करते हैं कि मैंने कोई क्राइम किया है, तो उसे यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो सुसंगत नहीं होंगे। परंतु 27 कहता है कि यदि आप पुलिस के सामने अभी स्वीकृति करते हैं कि मैंने कोई क्राइम किया है, तो उसे तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, परंतु उससे संबंधित यदि कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, तो जहाँ तक वह अन्य चीज़ मिलती है तो उसे यहाँ पर साबित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्राइम मैप मिल जाता है, चाकू मिल जाता है, यदि कोई चोरी की है, जैसे ए के ऊपर आरोप है कि ए ने क्या किया है, चोरी की है। ठीक है, ए के ऊपर आरोप है, ए ने चोरी की है। अब ए यहाँ पर पुलिस वालों से कहता है कि मैंने चोरी की है। ठीक है, तो इसे साबित नहीं किया जा सकता कि मैंने चोरी की है, क्योंकि पुलिस वालों के सामने यहाँ पर स्वीकृति कर रहा है, अभी स्वीकृति कर रहा है, संस्वीकृति कर रहा है, मतलब संस्वीकृति कर रहा है, मतलब क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यदि वह ये बताता है कि ये जो चोरी की है, ये बाइक मैंने बी के घर में रख दी है, अब तो बी के घर में जाता है और वो जो बाइक है वो मिल जाती है जिस बाइक को ये ने चुराया था। तो यहाँ पर ये बताया जा सकता है, इसके विरुद्ध ये साबित किया जा सकता है कि ये जो कह रहा है कि मैंने ये जो चोरी की है गाड़ी और ये बी के घर में है, तो हम लोग पुलिस वाले ये बता सकते हैं मजिस्ट्रेट को कि हम लोग जब गए थे तो इनके इसके ए के कहे मुताबिक बी के घर में ही मुझे ऐसी जो गाड़ी है वो मिली थी, मतलब इसने चोरी की है। तो सीधे सीधे उसको साबित नहीं किया जा सकता, परंतु उस तथ्य से संबंधित, उस अभिस्वीकृति से संबंधित यदि कोई अन्य जानकारी मिलती है तो उसे यहाँ पर साबित किया जा सकता है। एक बार पढ़ लेते हैं कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, परंतु जहाँ लिखा होता है तो उसे हम सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन के साथ ही पढ़ते हैं। तो हमारे सेक्शन 26 में बताया था कि पुलिस से की गई अभिस्वीकृति यहाँ पर स्वीकार नहीं की जा सकती, परंतु जबकि किसी तथ्य में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि अपराध से अभियुक्त व्यक्ति से, जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता है, मतलब जो अभियुक्त से और जानकारी प्राप्त हुई है उससे पता चलता है, अन्य जानकारी पता चलता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, मतलब अभियुक्त क्या है, अभियुक्त व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है, प्राप्त जानकारी में से उसने जो जानकारी दी है उसके परिणाम स्वरूप पता चलता है, परिणाम स्वरूप उसका पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह स्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, मतलब वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ये द्वारा पता चली, जितनी उस व्यक्ति से जानकारी मिलती है वो संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं हो, उसे साबित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 27 है वो यही बताता है कि यदि अभियुक्त व्यक्ति है तो पुलिस के सामने यदि कोई संस्वीकृति करता है तो उसे यहाँ पर साबित नहीं किया जा सकता, परंतु यदि वो कोई अन्य चीज़ बताता है, संस्वीकृति करता है, उसे साबित नहीं किया जा सकता, परंतु उसके द्वारा बताई जानकारी में से कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उसे यहाँ पर साबित किया जा सकता है। हमारा सेक्शन 27 हो गया। अब 28 जो है वो क्या है, 24 के साथ हम पढ़ें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। उत्पीड़ना, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। यहाँ पर 24 में हमने क्या देखा था कि यदि कोई व्यक्ति है, 24 में देखा था कि यदि कोई व्यक्ति है उसको उत्पीड़ना, धमकी या वचन द्वारा, कोई वचन दिया था, हमने अभी देखा था कि यदि किसी व्यक्ति को उत्पीड़ना दी गई थी, धमकी दी गई थी या वचन दिया गया था कि
अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया, तो अगर तुमने ये अपराध स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें परेशान करूंगा। धमकी दिया है तो मैं बच्चों को उठा लूंगा, या वचन दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों को अच्छा पैसा दे दूंगा, तुम इस अपराध को स्वीकार कर लो। तो यहाँ पर ये विसंगत हो जाता है, ठीक है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी बात को 28 आगे बढ़ाता है। 28 कहता है कि यदि वो जो उत्पीड़ना, धमकी या वचन था उसे मिला भले ही तब, परंतु वो खत्म हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, तो वो यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। मतलब यदि आपको धमकी दी गई थी कि आप यहाँ पर क्या है, अपराध को स्वीकार कर लीजिए। अब आपको धमकी दी गई थी और फिर भी आप वो धमकी का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। आपको धमकी की वजह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझकर स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा अपराध किया है। आपको लगता है कि आप ही ने अपराध किया है, ठीक है। मतलब जब वो प्रभाव में ना रहे, उत्पीड़न, धमकी या वचन प्रभाव में ना रहे, इनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाए, तो फिर इसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति संस्वीकृति करता है, कहता है कि हाँ मैंने कोई अपराध किया है, तो उसे यहाँ पर सुसंगत बनाया जा सकता है। और 24 कहता है कि यदि वह उत्पीड़न, धमकी या वचन की जाती है तो उसे यहाँ पर सुसंगत नहीं किया जा सकता। 28 बताता है उत्पीड़न, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति, ठीक है। यदि कोई ऐसी संस्वीकृति जैसे धारा 24 में निर्दिष्ट न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव की जो ऐसी किसी उत्पीड़न, धमकी या वचन में कारित हुआ है, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई है, तो वह सुसंगत है। 24 बताता है कि यदि उत्पीड़न, धमकी या वचन किसी को मिला है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो कथन है वो स्वीकृति है, संस्वीकृति है, उसे सुसंगत नहीं होती है, वो विसंगत होती है। 24 बताता है उत्पीड़न, धमकी या वचन ऐसी जो दिया गया था वो खत्म हो जाता है, तो इसके द्वारा यदि फिर संस्वीकृति की जाती है तो वो यहाँ पर 28 में सुसंगत हो जाती है। 29 बताता है अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना। यदि कोई व्यक्ति को इसलिए संस्वीकृति, देखिए ये कहता है, ठीक है, ये कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने चोरी की है, ठीक है। ए कहता है मैंने मर्डर किया है। बी अपनी पत्नी को बताता है, ए ने अपनी पत्नी बी को बताया है कि मैंने यहाँ पर चोरी की है। जो बी है वो क्या करती है, वो यहाँ पर न्यायालय में जाती है और कहती है कि मेरे पति ने यहाँ पर क्या है, मर्डर किया है। तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए कि ए ने बी से कहा था कि तुम इस बात को गुप्त रखना कि मैंने मर्डर किया है, और बी ने यहाँ पर उस बात को खोल दिया है, तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर उसने गुप्त रखने के लिए कहा था, ए ने यहाँ पर गुप्त रखने के लिए मतलब छिपाने के लिए कहा था। फिर भी अगर ऐसे छिपाने के लिए कहा था और फिर भी जो बात बताई गई है वो संस्वीकृति की गई है, तो उसको यहाँ पर साबित किया जा सकेगा सिर्फ इसीलिए कि गुप्त रखने के लिए कहा है और वो गुप्त नहीं रखी है, तो वो बेसंगत नहीं हो जाएगी। अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण बेसंगत ना हो जाना। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए ही कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई है, प्रवंचना के परिणामस्वरूप या उस समय जबकि वह मत था की गई थी, अथवा इसलिए कि ऐसे प्रश्नों की चाहे उनका रूप में कैसे ही क्यों न रहा हो उत्तर में दी गई हो जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती। देखिए यदि कोई व्यक्ति है जो उसने किसी बात को, ए ने बी को सच्चाई बता दी कि मैंने क्या किया है, मर्डर किया है किसी का, तो ए ने अपनी पत्नी बी को सच्चाई बता दी मैंने किसी का, सी का मर्डर किया है। अब इसने गुप्त रखने के लिए कहा और बी ने क्या है, न्यायालय में बता दिया, तो यहाँ पर सिर्फ गुप्त रखने के लिए कहा, इस वजह से ये विसंगत नहीं हो जाएगा, मतलब ये सुसंगत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि देखिए दूसरी बात बताए, गुप्त रखने के वचन, गुप्त रखने का वचन किया था कि आप इस बात को गुप्त रखना, अभिप्राप्त करने के प्रयोजन अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणामस्वरूप उस समय जबकि वह मत था। अब उसने क्या किया है, यदि वह मत था, किसी को क्या किया है, शराब पिला दी और उसने कुछ सच बोल दिया, इसलिए कि उसका रूप ऐसा क्यों न रहा हो उत्तर में की गई हो जिसका उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं था। कोई व्यक्ति ऐसा है वो जानबूझकर ऐसा उत्तर दे देता है जिसके उत्तर देने के लिए उसे विवश नहीं किया गया था, केवल इसलिए कि उसे चेतावनी नहीं दी गई थी। मतलब यदि कोई कहता है कि मुझे चेतावनी नहीं दी गई थी और मुझसे धोखे से सच बोल गया है, तो भी यहाँ पर उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। ऐसी संस्वीकृति आबद्ध नहीं था, करने के लिए आबद्ध नहीं था, उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जो अपराध करता है, ठीक है, अब अपराध को संस्वीकृति कैसे करता है, यदि उसने किसी को गुप्त रखने के लिए कहा है कि मैंने ऐसा कोई अपराध किया है, तुम इस बात को छिपाए रखना, तुम किसी को बताना नहीं, उसने जाके किसी को बता दिया। यदि किसी ए व्यक्ति, देखिए इसको ए को क्या है, शराब पिला दी और ए से पूछा कि क्या तुमने सी का मर्डर किया था, तो ए कहता है हाँ मैंने सी का मर्डर किया था, उस चाकू से किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, सब कुछ बता देता है। यदि अब तीसरी बात यहाँ पर ये उठती है कि यदि
ए अपने आप ही सो रहा होता है, वो कहता है कि मैंने उसको मार दिया है, ऐसे मार दिया वैसे मार दिया, या फिर चल रहा है, या फिर चलते चलते उसने कह दिया है कि मैंने मार दिया है, ठीक है, या फिर अपने आप में ही वो बातें कर रहा था और किसी ने सुन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब वो न्यायालय में जाता है और न्यायालय में पूछता भी नहीं है न्यायालय उससे कि क्या तुमने मारा या नहीं, और वो धोखे से बोल देता है कि हाँ यार मैंने मारा है। तो वो, अब यदि ये बात हो जाती है और यदि न्यायालय ने ये नहीं कहा है उससे कि तुम इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो, वकील उससे पूछता है कि क्या तुमने मारा है, और वो कहता है कि हाँ मैंने मारा है, तो उसके द्वारा की गई जो संस्वीकृति है वो उसके विरुद्ध साबित की जा सकेगी, सिर्फ इसलिए ही कि उसने किसी से कहा था कि इस बात को छिपाए रखना, या वो मत्य में था, या फिर उसको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था फिर भी उसने उत्तर दिया है, या उसे चेतावनी नहीं दी गई थी, सिर्फ इसलिए वो विसंगत नहीं हो जाती। मतलब यदि कोई व्यक्ति उससे गुप्त रखने के लिए कहा था और फिर भी वो गुप्त नहीं रखता है और संस्वीकृति कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसी संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकेगी। सेक्शन 30 बोलता है कि साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है। विचार में लेना, जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाले किसी की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उस करने का प्रयत्न आता है। देखिए इसमें ये बताया गया है कि देखिए ABCD एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक अपराध में क्या है, इन चारों ने क्या किया है, लूट किया है, ठीक है। अब इन चारों ने मिलकर लूट की है, तो इनमें से जो B है वो कहता है न्यायालय में जाके कि हाँ भैया मैंने यहाँ पर लूट की है। तो यहाँ पर ये बताया क्या है कि सह जो अपराधी हैं उनमें से एक, सह अपराधी क्या है ABCD, उनमें से एक व्यक्ति क्या है B। अब उनमें से एक व्यक्ति जो है अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, अपने विरुद्ध स्वीकार करता है कि हाँ मैंने यहाँ पर लूट की है, कोई जुर्म को स्वीकार करता है और अन्य व्यक्ति को भी बताता है कि मेरे साथ अन्य ने भी यहाँ पर स्वीकार की है। तो न्यायालय जब यदि ऐसा व्यक्ति अपने विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध साबित करता है, स्वीकार करता है, तो ऐसी तथ्य को यहाँ पर न्यायालय उसके विरुद्ध साबित कर सकेगा और ये यहाँ पर सुसंगत हो जाती हैं। यदि B सिर्फ ये कहता कि ACD ने यहाँ पर लूट की है, मैंने नहीं की है, तो यहाँ पर साबित नहीं किया जा सकता था। इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति यहाँ पर संस्वीकृति कर रहा है वो उस सह अभियुक्त में से एक व्यक्ति होना चाहिए जो अपने विरुद्ध भी यहाँ पर, अपने विरुद्ध मतलब यहाँ पर B कहता है कि मैंने लूट की है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दंड होगा ना, वो अपने विरुद्ध कर रहा है तो उसके विरुद्ध है, और अन्य को भी यहाँ पर शामिल कर रहा है कि मेरे साथ अन्य ने भी यहाँ पर किया है, तो उसके विरुद्ध यहाँ पर साबित किया जा सकेगा। अब इसमें सेक्शन 13 में हम फिर से देखते हैं। सेक्शन 13 ये बताता है कि यदि सह अभियुक्त रहते हैं, सह अभियुक्त में से एक व्यक्ति जो है अपराध करता है, वो ये बताता है कि मेरे साथ अन्य ने मिलकर भी यहाँ पर अपराध किया है, तो उन सभी के विरुद्ध यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है, सभी के विरुद्ध यहाँ पर विचार किया जा सकता है, ऐसी संस्वीकृति साबित किया जा सकती है। स्पष्टीकरण बताता है कि इस धारा में प्रयुक्त जो अपराध है उस अपराध के अंतर्गत क्या क्या आता है, उस अपराध के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण या करने का प्रयत्न भी आता है। तो इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण भी आता है, उसको करने के लिए जैसे उकसाना आता है, ठीक है, कि आप ऐसा कर लो, और प्रयत्न, किसी चीज़ को जैसे मर्डर का प्रयत्न किया गया और वो मर्डर नहीं हो पाया, मतलब मारने की गोली तो चला दी पर उसको कान के बगल से निकल गई, तो यहाँ पर प्रयत्न भी आता है इस धारा के अंतर्गत। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एविडेंस की ही सीरीज के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।